हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका टाइटल है संविधान क्यों और कैसे। पाठ का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। इस प्रश्न के 4 उत्तर संभावित उत्तर हैं, जिसमें एक सही है। पहला क, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा ख, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ग, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। घ, यह कुछ साझे मूल्यों का अभिव्यक्ति करता है। बाकी सारे संविधान के कार्य हैं, इसमें ग जो है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह संविधान के कार्य नहीं है, इसलिए ग उत्तर सही होगा। पाठ का दूसरा प्रश्न है इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिक संसद से ज्यादा है। इसमें भी 4 उत्तर हैं, जिसमें एक सही है। पहला का, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। दूसरा, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। ग, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उन कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। और घ है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। इसमें सही उत्तर ग है, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही या गलत है। क है, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह बात सही है, इसका उत्तर सही होगा। ख, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। गलत बात है, इसका उत्तर गलत होगा, क्योंकि संविधान राजतांत्रिक देशों में भी होता है। ग है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका प्रभाव इसका सरोकार नहीं है। यह बात सही है, इसका उत्तर सही होगा। घ है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। यह बात सही है, इसका आंसर सही है। पाठ का चौथा प्रश्न है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका क, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ था। इसका उत्तर इस तरह से होगा, भारतीय संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच से नहीं हुआ, किंतु उसमें अधिक से अधिक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों में कांग्रेस के सर्वाधिक 82% सदस्य थे। यह सदस्य सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अतः यह कहना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होगा कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई और इसका निर्वाचन सभी नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ था। प्रश्न ख है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन भी सही नहीं है कि संविधान सभा के सदस्यों में प्रत्येक विषय पर आम सहमति थी और संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का केवल एक विषय ऐसा था जिस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों में आम सहमति थी। वह विषय था मताधिकार किसे प्राप्त हो। इस विषय के अतिरिक्त संविधान में सभी विषयों पर संविधान सभा के सदस्यों के बीच गहन विचार विमर्श और वाद विवाद भी हुआ। संविधान के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए 8 कमेटियों का गठन किया गया था। सामान्यतः पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन कमेटियों के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। ये सभी लोग ऐसे विचारक थे जिनके विचार विभिन्न विषयों पर कभी भी एक समान नहीं होते थे। डॉक्टर अम्बेडकर तो कांग्रेस और महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी थे। उनका आरोप था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने कभी भी
अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच भी अनेक विषयों पर मतभेद थे, गंभीर मतभेद थे, किंतु फिर भी सबने मिलकर एक साथ काम किया। कई विषयों पर फैसले मत विभाजन के द्वारा भी हुआ। अतः यह कहना गलत है कि संविधान सभा के सदस्यों में प्रत्येक विषय पर आम सहमति थी। यह भी कथन गलत है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। निम्नलिखित महत्वपूर्ण और बड़े फैसले संविधान सभा द्वारा लिए गए, जिसमें पहला भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। दूसरा है केंद्र व राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। तीसरा है राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए। और चौथा है क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े फैसले संविधान सभा द्वारा लिए गए जो भारत की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का मूल यानी बेसिक आधार है। प्रश्न संख्या 2 का ग इस तरह से है, संविधान में मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। उत्तर इस तरह से होगा, यह कथन सही नहीं है कि भारतीय संविधान मौलिक नहीं है क्योंकि इसके अधिकांश भाग विश्व के अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। सही अर्थों में संविधान सभा के सदस्यों ने अन्य देशों के संवैधानिक व्यवस्था के स्वस्थ प्रावधानों को लेने में संकोच नहीं किया, किंतु इसे नकल की मानसिकता भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किए गए प्रावधानों को अपने देश की व्यवस्थाओं के अनुकूल बना लिया। अतः भारतीय संविधान की मौलिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नितांत ही गलत है। पाठ का 5वां प्रश्न इस तरह से है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। क संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, इसके लिए जनता के मन में आदर था। उत्तर इस तरह से होगा, संविधान की रचना उस संविधान सभा के द्वारा की गई जिनके सदस्यों में जनता का अटूट विश्वास था। संविधान सभा के अधिकांश बड़े नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। देश के तत्कालीन जनता इस तथ्य से भली भांति परिचित थी कि इन बड़े नेताओं द्वारा किए गए अथक प्रयास और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई है। अतः सभी नेताओं के प्रति हृदय में विश्वास होना स्वाभाविक बात थी। ये नेता भारतीय समाज के सभी अंगों, सभी जातियों और सभी समुदायों, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन नेताओं ने संविधान की रचना करते समय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा, इसलिए जनता के मन में इन नेताओं के प्रति आदर के भाव था। एक और प्रश्न को देखते हैं, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह से किया कि इसमें उलटफेर करना मुश्किल है। उत्तर इस तरह से होगा, संविधान सभा ने संविधान की रचना करते समय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया ताकि सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तीनों अंगों के बीच शक्तियों के वितरण व्यवस्था करते समय संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत पर अपनी कार्यविधि का आधार बनाया। तीनों में से कोई भी अंग एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यपालिका की संपूर्ण कार्य प्रणाली पर संसद का नियंत्रण रहता है। न्यायिक रिव्यू या समीक्षा की प्रक्रिया से संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी की जा सकती है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया है कि कोई भी अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। प्रश्न इस तरह से है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। संविधान का कार्य यही है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। देश की जनता के कल्याण के लिए जहां भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, कानूनी और
आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अलावा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, वयस्क मताधिकार, अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान रखा गया है। देश में निवास कर रहे प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने की पूरा फ्रीडम है। देश में प्रत्येक नागरिक को कानून के सम्मुख समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तथा संघ और समुदाय बनाने का अधिकार प्रदान है। इस प्रकार भारत का संविधान देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। पाठ का छठा प्रश्न है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक देश के संविधान में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान है जो देश को शासन चलाने में सरकार की सहायता करती है। इन संस्थाओं को कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है और यह अपेक्षा की जाती है कि ये संस्थाएं सीमा में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे। यदि कोई अपनी निर्धारित शक्ति से बाहर जाकर अपने कार्य का संचालन करती है तो यह माना जाता है कि वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है और साथ के साथ संविधान को नष्ट कर रही है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में संस्थाओं का गठन के साथ साथ उनकी शक्तियां और सीमाओं का विवेचन स्पष्ट रूप से कर दिया गया है ताकि संस्थाओं शक्तियों के पालन में तानाशाह न बन जाए। इस व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि संविधान में प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई शक्तियों का सीमांकन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी संस्था संविधान को नष्ट करने का प्रयास न कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाते समय शक्तियों का बंटवारा इतनी बुद्धिमत्ता से की गई है, इतनी बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए कि कोई भी संस्था एक अधिकार स्थापित न कर सके। ऐसा करने के लिए वह यह भी आवश्यक है कि शक्तियों का बंटवारा विभिन्न संस्थाओं के बीच उनकी जिम्मेदारियों को देखकर किया जाए। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग से सौंपी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में ही शक्तियों का निर्धारण किया गया है। इस शक्ति सीमांकन से यह स्पष्ट हो जाता है, यह निश्चित हो जाता है कि यदि कोई संस्था शक्तियों का गलत उपयोग करके संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन करेगी तो ऐसी संस्थाएं उसे करने से रोक सकती है। भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन शक्तियों के सीमांकन के लिए किया गया है। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो देश की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अमल में लाने से रोक लगा सकती है और कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आपातकाल के दौरान बनाए गए अनेक कानूनों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में असंवैधानिक घोषित किया गया था। कार्यपालिका की शक्तियों को सीमा में बांधने के लिए विधायिका उस पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाती है। संसद के सदस्य प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव आदि प्रस्तुत कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का सीमांकन संविधान की रचना करते समय कर दिया जाता है और ये सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी सीमाओं का ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। पाठ का 7वां प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, संविधान का एक काम यह है कि वह सरकार या शासकों द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार उनका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान द्वारा सरकार या शासकों की शक्तियों पर सीमाएं लगाना इसलिए आवश्यक है ताकि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और जनता के हितों का नुकसान न पहुंचा सके। संसद में नागरिकों के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को जनता द्वारा अमल में लाने का कार्य करती है और यदि कोई कानून जनता की भावनाओं और हितों के अनुरूप नहीं होता है तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अमल में लाने से रोक देती है अथवा उस पर प्रतिबंध लगा देती है।
भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को न्यायपालिका ने यह निर्देश दिया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान सरकार या शासकों की शक्तियों को कई प्रकार से सीमा में बांधता है। उदाहरण के लिए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। इन मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता। यदि सरकार या शासक भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को न्यायपालिका ने यह निर्देश दिया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान सरकार अथवा शासकों की शक्तियों को कई प्रकार से सीमा में बांधता है। एग्जाम्पल के लिए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। इन मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी रुचि या इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। नागरिकों को मूल रूप से जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि पर सरकार सामान्य परिस्थितियों में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कोई भी सरकार स्वयं के किसी भी व्यक्ति से बिगाड़ नहीं ले सकती। न ही किसी व्यक्ति को यह छूट दे सकती है कि वह किसी रूप में किसी का शोषण करे अथवा बंधुआ मजदूर बनाकर रखें। इस प्रकार सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाई जाती है। अधिकांश देशों में संविधानों में कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान अवश्य किया जाता है। अधिकारों के बिना मनुष्य का जीवन तो निरर्थक है। पाठ का 8वां प्रश्न है, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि संविधान को इस तरह से बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह से अलग है? प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। जापान का संविधान उस समय बनाया गया था जब वह अमेरिकी सेना के कब्जे में था, अतः जापान के संविधान में कई व्यवस्थाएं अमेरिकी सेना की इच्छाओं को ध्यान में रखकर की गई थी। जापान तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता था। इसका मूल कारण यह था कि अधिकांश देशों में संविधान लिखित थे। इन लिखित संविधानों में राज्य से संबंधित विषयों पर अनेक प्रावधान किए जाते हैं जो निर्देशित करते हैं कि राज्य किन सिद्धांतों का पालन करते हुए सरकार चलाएगा, सरकार की कौन सी विचारधारा अपनाएगा। किंतु जब किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो उस देश के संविधान में शासक देश की इच्छाओं के विपरीत कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता। अतः यहाँ निष्कर्ष रूप से यह कहना होगा कि जापान के तत्कालीन संविधान में अमेरिकी शासकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया होगा। भारत की स्थिति जापान की स्थिति से ठीक विपरीत थी। भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहा था और यह लगभग निश्चित हो चुका था कि देश को आजादी अवश्य मिलेगी। भारतीय संविधान की रचना पर औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में विचार करना शुरू कर दिया था। अतः आजादी प्राप्त होने से केवल 9 माह पूर्व ही भारत के लिए एक संविधान बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था। अतः भारतीय संविधान में अंग्रेजों के दबाव के कारण कोई प्रावधान स्वीकार करना असंभव था। भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में जिन समस्याओं का अनुभव किया था उनके समाधान के मार्ग ढूंढने का कोशिश की। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे समय तक चले संघर्षों से काफी प्रेरणा ली। संविधान के सभा के सदस्यों को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए देश में भारतीय संविधान को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं, हम भारत के लोग। यह शब्द यह घोषित करता है कि हम भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। यह ब्रिटेन की संसद का उपहार नहीं है। इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से पारित किया है। संविधान सभा में सभी प्रकार के विचार वाले लोग थे।
इस संविधान सभा का गठन उन लोगों के द्वारा हुआ था जिनके प्रति लोगों के लिए अत्यधिक विश्वसनीयता थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान बनाने का अनुभव बिल्कुल अलग था। पाठ का 9वां प्रश्न है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह कठिन भाषा में लिखा हुआ है, मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की किन बातों का पालन करूं। अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? उत्तर इस तरह से होगा, यदि मैं रजत का शिक्षक होता तो उसके प्रश्न का संक्षेप में उत्तर इस तरह से देता, भारत का संविधान एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है। भारत ने जो संविधान अपनाया है वह 57 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। इस अवधि में हम भारत के लोग अनेक दबावों और तनावों से गुजरे हैं। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा एक दुखद घटना थी। ऐसी घटना लोकतांत्रिक देश में कभी नहीं घटनी चाहिए। संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका, इस विषय पर एक तीखा विवाद उठा, किंतु समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियों ने अपने आप सुलझती चली गई। संविधान आज भी सजीव और सशक्त है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से लेकर 2007 तक इसमें 93 संशोधन किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में संशोधनों के बावजूद यह संविधान 57 वर्षों से अधिक अस्तित्व में है। अतः इस संविधान को 50 साल से भी अधिक पुरानी दस्तावेज कहना गलत है। इस संविधान को बीते दिनों की पुस्तक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कठोर होने के साथ साथ पर्याप्त रूप से लचीला भी है। देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। संविधान में प्रस्तुत किए गए अधिकांश प्रावधानों की प्रकृति इस प्रकार की है कि उन्हें कभी भी पुराना नहीं कहा जा सकता। इस संविधान की रचना उस संविधान सभा द्वारा की गई थी जिसमें 82% सदस्य कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और कांग्रेस देश के सभी वर्गों, धर्मों, विचारधाराओं और जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये सभी व्यक्ति अत्यधिक योग्य और अनुभवी थे। अतः यह कथन भी तर्कसंगत नहीं है कि संविधान निर्माताओं द्वारा आपसी राय नहीं ली गई। जो संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती थी, अतः वह आपका भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारतीय संविधान का प्रारूप देश की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। पाठ का 10वां प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न हैं। संविधान की क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं के 3 अलग अलग पक्ष दिए। पहला क है, हरवंश, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा। ख, नेहा, संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने के विधिवत वादा है। चूंकि यह वादा पूरा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। ग, नाजिमा, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने इसे सफल बनाया है। क्या आप इनमें से किसी के पक्ष में सहमत हैं? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो अपना पक्ष बताइए। उत्तर इस तरह से होगा क का उत्तर, हरवंश का कथन सही है। भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा है। संविधान में घोषणा की गई है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में ही निहित है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं, हम भारत के लोग। इस शब्द की उद्घोषणा करते ही भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। लोकतंत्र का अर्थ है थोड़े थोड़े समय के बाद शासकों का चयन। नए संविधान के अंतर्गत अब तक देश में 14 आम चुनाव कराए जा चुके हैं। भारत एक गणतंत्र भी है। यहाँ किसी पुस्तैनिक शासक को मान्यता नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का मुखिया है जिसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत में प्रत्येक
व्यक्ति मताधिकार के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है, बशर्ते वह पागल न हो, अपराधी न हो, अवैध गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित न किया गया हो। संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को विचार करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तथा संघ और समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। भारतीय संविधान का उदारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि यह भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अवैधानिक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। सभी नागरिकों को प्राप्त अन्य अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समझ समानता का भी अधिकार शामिल है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी कार्यालयों या सरकारी उपक्रमों में रोजगार देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है। उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में भी सीटों को आरक्षित किया गया है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, विधि की शासन आदि को अपनाया गया है। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई है। इसे शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। अतः हरवंश को यह कथन पूरी तरह से सही है कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा है। ख प्रश्न का उत्तर। नेहा का कथन भी सही है। उसका कथन है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का वादा किया है, किंतु वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए संविधान असफल है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देश की सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता पर विशेष अवसरों पर प्रतिबंध लगा सकती है। समानता के अधिकार का क्रियान्वयन आज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। समाज के दबे कुचले वर्ग को आज भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। कृषि भूमि के अधिकांश भाग पर दबंग और संपन्न लोगों का कब्जा है। गांव के लोगों को आज भी इनके खेतों पर मजदूरों के रूप में मजदूरी करने पर कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मजदूरों को मजदूरी के रूप में मिलती गालियां, मारपीट, अभद्र व्यवहार। देश में भाईचारे का घोर अभाव है। देश में विभिन्न भागों में होने वाले सांप्रदायिक दंगे इस तथ्य को स्पष्ट प्रमाण है कि देश के नेता अपने वोटों के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचते हैं और देश को मार काट की आग में झोंक देते हैं। अतः उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर हम नेहा के कथन को पूरी तरह से सही मानते हैं। नाजिमा का कथन कि संविधान स्वयं असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। अनेक बार हमारे नेताओं ने संविधान के मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास तक किया है, किंतु सजग न्यायपालिका के कारण वह करने में सफल नहीं हो सके। जैसे नागरिकों को काम करने का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन के प्रावधानों के लिए आज भी जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के बहुत से बड़े वर्ग को 2 वक्त का भोजन और पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। इस वर्ग के पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। इन सारी स्थितियों के लिए संविधान नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और देश के बड़े नेता इन निम्न वर्गों को मात्र एक वोट बैंक का साधन समझते हैं। उनकी सुख सुविधाओं और भूख प्यास का उनका कोई सरोकार नहीं। किंतु नाजिमा के कथन को 100% सही मान लेना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत देश में हो रहे विकास की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत सभी विकासशील देशों में अग्रणी है। विश्व की राजनीति में भी उसकी आवाज को सुना जाता है। निचले स्तर पर भी पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।